हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए टॉप 25 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज। ठीक है, देखिए अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई से हैं 2024 में, राइट, तो ये जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज का, उसको जरूर देख के जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, राइट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा डिस्कशन हम लोग करते हैं क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में, है ना। पहला क्वेश्चन है जो कि दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। कहता क्या है, कंजम्पशन फंक्शन अज्यूम्स दैट कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। मतलब जैसे जैसे इनकम चेंज होगा ना, तो चेंज इन कंजम्पशन दैट इज एमपीसी को कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि प्रोफेसर केन्स ने जो कंजम्पशन फंक्शन दिया था, जिसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं, उसमें उन्होंने एमपीसी को कांस्टेंट माना है। ठीक है। दूसरा कहता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। मतलब टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम, इसको तो हम लोग एपीसी बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जबकि यहां लिखा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हमारा स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो सेविंग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, बल्कि एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया था, तो ये नहीं होगा। प्रोडक्शन भी पीरियड ऑफ टाइम में नहीं की बात करता है। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, ये भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। कैपिटल हमारा आंसर होगा, बिकॉज कैपिटल कितना है नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, राइट। बाकी ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, फ्लो है। तो अगर एग्जाम में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लो, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें दिया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस बोर्ड एग्जाम में, राइट। क्या है, कहता है एज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब एमपीएस जो है, ठीक है, इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्वेस्टर। क्या होगा, देखिए इन्वेस्टर मल्टीप्लायर के इक्वल 1 बाय एमपीएस लिखते हैं हम लोग, ठीक है। या तो लिखते हैं के इक्वल्स 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, है ना। तो 1 माइनस एमपीसी को एमपीएस बोलते, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो भाई देख के पता चल रहा है इनवर्स रिलेशन है। अगर एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू घटेगा, अगर एमपीएस का वैल्यू घटेगा मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है। तो यहां सवाल क्या है, एमपीएस इंक्रीज करेगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, कितना इजी है देख रहे हैं ना। चलिए कहता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कहता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते, कैसे, डिमोनिटाइजेशन ऑफ करेंसी नहीं, इसमें तो मनी सप्लाई घट जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है। बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेंट्रल बैंक खरीद रही है, मतलब जो मार्केट में बॉन्ड है वो खरीद रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जब खरीदेगी तो उसके लिए पैसा पे करेगी ना, तो मार्केट में तो पैसा बढ़ेगा ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देखने, बाकी में घटता है मनी सप्लाई। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी 0.1। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, के बराबर 1 बाय 1 माइनस एमपीसी होता है। एमपीसी कितना दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ है 0.1, कितना आएगा 1 बाय 0.9, यही ना होगा। तो अगर 1 बाय 0.9 कर दे, कितना होगा आंसर हमारा, ये होगा 1.11। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द मिसिंग फिगर्स। देखिए ये ना क्रेडिट क्रिएशन से दिया हुआ है, डिपॉजिट्स हमारे पास गिवन है ना, क्या दिया हुआ है, डिपॉजिट्स दिया हुआ है, लोन कितना परसेंट दिया वो भी दिया, रिजर्व रेशियो भी दिया हुआ है। तो हम लोग ए बी सी ये तीनों निकालना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले ए की बात करें, डिपॉजिट हुआ 900, है ना, 90 रुपए रिजर्व हो गया तो 810 रुपया लोन देगा, और क्या। ठीक है ना। अब देखिए बी नंबर है, टोटल डिपॉजिट निकालना है। तो टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है,
वो होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 बाय रिजर्व रेशियो। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000 है हमारा, 1000 इंटू रिजर्व रेशियो कितना है 10%। तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 10% को 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000। तो बी का वैल्यू कितना होगा 10,000, ठीक है। सी में क्या होगा, लोन 90% देता है तो 10,000 का 90% कितना हुआ 9,000 हो गया। रिजर्व रेशियो कितना 10,000 अगर हमारा हम टोटल डिपॉजिट है तो रिजर्व कितना होगा 1000 रिजर्व हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि रिजर्व कितना 10% है। तो ए हो गया 810, बी हो गया 10,000, सी हो गया 9,000, डी हो गया 1000। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 कहता है नीरज अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, कोटेड दैट, है ना, नीरज जो टीचर हैं वो बताते हैं कि दीज डिपॉजिट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ M1 मेजर्स, ठीक है, ऑफ मनी सप्लाई। देखिए M1 मेजर्स में क्या होता है, मनी सप्लाई में C प्लस DD प्लस OD, राइट, सप्लाई एंड आर पेएबल ऑन डिमांड बाय द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। कहता है ये जो डिपॉजिट है वो M1 मेजर का पार्ट है और वो पेएबल होता है ऑन डिमांड, डिमांड पे पेएबल होता है, तो भाई वो डिमांड डिपॉजिट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है, ओनली ए, क्योंकि टर्म डिपॉजिट डिमांड, आप डिमांड जब करोगे मिल जाए, ऐसा नहीं, जब अगर आप फिक्स डिपॉजिट किए हुए हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके डिमांड पे थोड़ी मैच्योरिटी होगा तब ना। अब पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी हमारा नहीं होगा, आंसर डिमांड डिपॉजिट ही होगा हमारा यहाँ पे आंसर। क्लियर, कि कॉमर्शियल बैंक क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है तो पोस्ट ऑफिस तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन द कंजम्पशन फंक्शन सी, ये दिया हुआ द टर्म सी डैश रेफर्स टू, देखो ये हमारा सी बार जो है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये क्या होता है, जब इनकम हमारा 0 हो तब भी ये कंजम्पशन होता है, ये कहता है। तो ऑप्शन है वैल्यू ऑफ सी व्हेन वाई 0, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। अगर इनकम 0 होगा तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ये, तो सी का वैल्यू कितना आएगा, सी बार आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 2500 से 3900, है ना, 2500 से इनकम बढ़ के हो गया 3900, है ना, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ, चेंज इन इनकम हो गया 1400, ठीक है। एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 350, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 350। तो एमपीसी क्या होगा, तो इसके लिए पहले मल्टीप्लायर निकालिए। मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1400 डिवाइडेड बाय 350 आएगा कितना 4। क्लियर, तो क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लायर का वैल्यू, देखिए k बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है ना, हाँ, तो k के जगह पे 4 पुट कर दे, 4 बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 माइनस 4 एमपीसी बराबर 1, तो इस हिसाब से क्या होगा 1 उधर चलेगा, 3 बराबर 4 एमपीसी, है ना, तो एमपीसी कितना हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा 3/4 मतलब 0.75, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए 10 नंबर कहता है डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज, देखिए डिफ्लेशनरी गैप कब होता है, जैसे ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, राइट, है ना, हमारा यहाँ पे ये है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। क्लियर, और हुआ क्या, जो प्लान हुआ हमारा एक्चुअल जो हुआ ये इतना हुआ, ठीक है। तो यहां पर आउटपुट इतना होना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, लेकिन हुआ सिर्फ इतना ही, ठीक है ना। तो ये जो गैप रह गया, ठीक है, ये जो गैप रह गया उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड माइनस जो हमारा प्लान एग्रीगेट डिमांड है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट कहता है इफ द लेवल ऑफ एडी इज टू बी रेज्ड, मतलब एग्रीगेट डिमांड को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। मेनली क्लोज्ड इकोनॉमी है तो एडी बराबर क्या होता है, एडी बराबर सी प्लस आई होता है। अगर 2 ही सेक्टर का मॉडल हो तो क्या होगा, अगर कंजम्पशन बढ़ा दे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे तो हो सकता है हमारा एडी शिफ्ट कर सकता है। तो इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, इंक्रीज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए
कैपिटल रिसीट्स ऐसे रिसीट्स को कहते हैं जो क्या करता है, लायबिलिटी को बढ़ाता है, लायबिलिटी बनाता है, या एसेट्स को रिड्यूस करता है। तो रिकवरी ऑफ लोन भी होगा, डिसइन्वेस्टमेंट भी होगा, बोरोइंग, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं ये एमसीक्यू को ओवरव्यू दे रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है आने वाला कुछ ही दिन में आपको तो एग्जाम है, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, है ना, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं करूंगा, है ना। कहता है इफ प्राइमरी डेफिसिट इज 3500 एंड इन इंटरेस्ट पेमेंट 500, देन फिजिकल डेफिसिट क्या होगा। देखिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है, 3500 हमारे पास है, एफडी माइनस 500, ये इधर चला गया, कितना होगा, फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज। देखिए गवर्नमेंट जब रेट ऑफ एक्सचेंज वगैरह डिटरमाइन करती है तो उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, हमारा सी होगा ऑप्शन। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, डिमांड सप्लाई के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को ही हम लोग बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है हेजिंग इज पॉसिबल। हेजिंग का मतलब क्या होता है, मतलब प्रेजेंट में जो मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पे हेज कर देना, उस पे फिक्स कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, और फ्यूचर में हम लोग ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो ये फॉरवर्ड मार्केट में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट है जेंडर बायस इन द सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इंडिकेटेड बाय। देखिए अभी मैक्रो का था, अब इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है ना। कहता है जो जेंडर बायस है, मतलब जेंडर में जो असमानताएं थी, ठीक है, वो कैसे दिखता था, मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन लिटरेसी रेट था, क्योंकि लिटरेसी रेट महिलाओं में काफी कम था। देखिए टोटल लिटरेसी रेट लगभग 16% के आसपास था, महिलाएं मात्र 7% पढ़ी लिखी लगभग थी। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज। देखिए स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब वेरी स्लो ग्रोथ, है ना, ऐसा सिचुएशन होता है। लिटिल ग्रोथ इन इनकम, बिल्कुल सही। लो लेवल प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही। हाई लेवल ग्रोथ ऑफ इनकम, नहीं, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इंस्टीट्यूशंस वाज इंगेज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया। देखिए इंडिया में 5-year प्लान्स का जो फॉर्मुलेशन पहले करती थी वो प्लानिंग कमीशन थी, अब इसके जगह पे आ गया नीति आयोग। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन आ गया, प्लानिंग कमीशन के जगह पे अब कौन सा अथॉरिटी आ गया, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन का लिमिटेशन क्या है, अनइक्वल स्प्रेड, बिल्कुल सही है, अनइक्वल स्प्रेड तो हुआ था, हर क्रॉप में फायदा नहीं हुआ था, हर एरिया में फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, आउटलुक तो चेंज हुआ ही था। ठीक है, तो लिमिटेशन थोड़ा, ये तो बेनिफिट हुआ ना। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, ये भी तो फायदा हुआ ना, ये सब। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इससे तो बेनिफिट है, लिमिटेशन नहीं। तो लिमिटेशन क्या था, अनइक्वल स्प्रेड। ठीक है, चलिए 21 है, द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ बिटवीन 1951 to 90 ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस ऑन, क्यों। देखिए 1951 से 90 तक गवर्नमेंट का मेजर फोकस क्या था, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पे, और वो काफी फेलियर रूप में काम कर रहे थे, बड़ा इनएफिशिएंट रूप से काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा पहला, इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, चलिए 22 है, कहता है इंडस्ट्रियल कंसेशंस, है ना, छूट ऑफर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री इंक्लूड। कहता है इंडस्ट्रियल कंसेशन देने, गवर्नमेंट देने की बात कही। ठीक है, कहता है कि ताकि बैकवर्ड रीजन्स जो कंट्री के हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो सके। तो ये इंडस्ट्रियल कंसेशन के अंतर्गत क्या काम किया गया, टैक्स हॉलिडे दिया गया, सब्सिडाइज पावर सप्लाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए 23 तक कहता था स्ट्रेटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, है ना, बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। अगर हम डोमेस्टिक एक्सपोर्ट को प्रमोट करके फॉरेन एक्सचेंज कमाना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं,
इसको सिंपली नाम से क्लियर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट ना करके हम उसे खुद अपने कंट्री में प्रोड्यूस करें तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके और उसके द्वारा हम लोग को क्या मिले, फॉरेन करेंसीज मिले, फॉरेन एक्सचेंज मिले, तो वो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है जो हमारा ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म जो हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है, क्या किया गया, अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, अभी मैंने कहा ना पब्लिक सेक्टर बहुत इफिशियंटली वर्क नहीं कर रहा था तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन किया गया। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, बिल्कुल डी रिजर्व किया गया, जो पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको स्टैब्लिश कर सकती थी अब पब्लिक के लिए भी खोला गया। तो ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर एनईपी इंक्लूड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो था उसमें एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म का क्या मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, बिल्कुल दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों तक, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिले। तो चलिए आज कहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।